हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं आज चैन छुट्टी का केस स्टडी 2। ठीक है, तो आप लोगों ने पहला केस स्टडी देखा ही होगा। वही अप्रोच से हम लोग सेकंड केस स्टडी भी सॉल्व करेंगे। एक का पहले डिस्क्रिप्टिव पे आते हैं, फिर एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, क्योंकि हम लोग का वही कहना था कि डिस्क्रिप्टिव का बेसिस में हम लोग डिसाइड करेंगे कि ये केस स्टडी करेंगे कि नहीं करेंगे। तो पहला आपको आइडेंटिफाई करना है वही तौर पे कि क्या क्या सब्जेक्ट है, पहले ये आइडेंटिफाई कर लीजिए। पहला क्या बोल रहा है, यू हैव रिसेंटली जॉइन द मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट एंड हैव बीन असाइंड द task of preparing a report. The objective of the report is to analyze the quality costs incurred by the organization and to recommend the appropriate to business to reduce quality related issues effectively. Draft a suitable report. तो यहाँ से समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बोलना चाह रहे हैं केस स्टडी पे चलते हैं। तो ये रहा इसका रिलेटेड केस स्टडी। आपको बोल रहा है कि रिपोर्ट जो बोल रहा था ना, रिपोर्ट का यहाँ पर है कि देखिए 10 लाख का क्वालिटी ट्रेनिंग, इंस्पेक्शन, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, फ्री वर्क, वारंटी क्लेम, ऐसे समझ में आ गया। ये कॉस्ट का है। अभी केस स्टडी बाद में सॉल्व करेंगे, पहले देख लेते हैं। तो ये कॉस्ट का है, लिख लीजिए साइड में कॉस्ट। ठीक है, जैसे कि अगर हम लिखेंगे ये कॉस्ट, ठीक है। ये क्या है, ये वाला ई ऑफ है। आपको समझ देख के ही आ रहा है, पा रहे हैं। लास्ट वाला क्या है कि engagement limited to you connected under the rules of। हाँ, तो ये सब बोल रहा है he can perform additional procedure वगैरह, ये ऑडिट है, समझ में आ गया देखते हैं। ठीक है, तो अब आपको समझ आ गया, एक कॉस्ट है, एक एफआर, एक ऑडिट है। ऑडिट का जो केस स्टडी होता है लगभग सॉल्व करिएगा, क्योंकि ऑडिट का इजी होता है। कभी कभार हार्ड हो जाता है, लेकिन अक्सर इजी होता है। तो ये वाला केस स्टडी हम लोग को सॉल्व करना ही है। चलो ठीक है, अब हम लोग करते हैं ये वाला केस स्टडी सॉल्व करना चालू करते हैं। तो अब पहला हम लोग चलते हैं जहाँ था 2 पॉइंट, नेक्स्ट का हम लोग चालू करते हैं। ये वाला हम दिखाई देना आप लोग को, ऊपर में था। तो ये रहा। तो क्या बोल रहा है, फॉर इस रिपोर्ट ड्यूरिंग द ईयर द कंपनी incurred the following quality control related expenditures: 10 lakh on quality training and audit, 18 lakhs on inspection of incoming material, 20 lakhs on preventive maintenance, 117 lakhs on rework and production, 135 on warranty claims and addressing customer complaints। ये अगर आप लोग ने ये टीवाई के क्वेश्चन या फिर है ना मॉडर्न, ये कौन सा चैप्टर होता है, मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट कॉस्ट का पढ़ा होगा, तो ये बेसिक है, ये टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में आते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं रिलेवेंट, हम लोग चलते हैं मॉडर्न बिजनेस कॉस्ट का है। कौन सा चैप्टर है ये आपको पता ही होगा, मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट का है। इतना आप पढ़ के जाएंगे इस कॉस्ट में। तो अब हम लोग आते हैं ये वाला, तो कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, उसमें से ये पेस्ट मॉडल है, प्रिवेंशन। इसको पेस्ट मॉडल भी बोलते हैं। ये प्रिवेंशन कॉस्ट, ऑपरेशनल कॉस्ट, इंटरनल फेलियर कॉस्ट और एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट। तो इसमें आते हैं 2.4 पे, हम लोग आते हैं 2.4। तो देखिए 2.4 पे हम लोग आ गए। अब इसमें रिकॉर्ड हो रहा है ना। हाँ, तो ऑपरेशनल कॉस्ट पे ये आ गया, प्रिवेंशन कॉस्ट। प्रिवेंशन कॉस्ट क्या है, अंडरलाइन कॉस्ट। प्रिवेंशन कॉस्ट पे है कि प्रिवेंशन कॉस्ट पे क्या क्या है, आपको रीडिंग नहीं मानना है, आपको एग्जांपल सीखना और वहाँ पे बैठाना है। जैसे कि हम चलते हैं यहाँ पर क्वालिटी ट्रेनिंग एंड ऑडिट। क्वालिटी ट्रेनिंग एंड ऑडिट, ये देखिए क्वालिटी 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 का बात हो रहा है, मतलब ये प्रिवेंशन कॉस्ट है। ठीक है, साइड में लिख लीजिए जैसे हम लिखते हैं। चलिए ये पी ए, मेरा लिखना ना लिखना इसी बराबर है, पी ए। ठीक है, तो या के इंस्पेक्शन का बोल रहा है, इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन का देखते हैं, यहाँ पर तो नहीं है। ऑपरेशनल कॉस्ट है, ये रहा इंस्पेक्टिंग, इंस्पेक्शन यहाँ आ गया। ऑपरेशनल ए। अब प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, प्रिवेंटिव मतलब पी, प्रिवेंशन कॉस्ट चाहिए, इसमें समझ में भी आ रहा है। रीवर्क, रीवर्क इंटरनल फेलियर कॉस्ट।
तो वही बात है, आप लोग के पास अगर टॉपिक पहचाना हुआ रहेगा ना तो इजी है। वारंटी क्लेम, वारंटी क्लेम तो यही होगा, ये देखिए एक्सटेंडेड पीरियड को, तो एफ लिख लीजिए। अब मेन आप क्या इसको कैसे प्रेजेंट करेंगे? अगर इससे मैंने बोला था कि यहाँ पर क्या जरूरत पड़ता है कि आप टीवाई के में देखिए कि ऐसा कोई क्वेश्चन है क्या। देखिए टीवाई के का अगर हम लोग जाएंगे, एग्जैक्टली ऐसा क्वेश्चन है। इसमें मैंने बोला था इंडेक्स का साइड में लिख के रखिएगा टीवाई के का क्वेश्चन। देखिए ऐसा ही वारंटी रिवर्क वगैरह है, अमाउंट दिया हुआ, हम लोग का भी तो वैसे ही था कि अमाउंट वगैरह दिया होता है। तो इन लोगों ने कैसे सॉल्व किया है? इन लोगों ने ऐसे सॉल्व किया है, देखिए पर्टिकुलर ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट इनका टोटल कॉस्ट क्यूमुलेटिव लिया है, मतलब जो जो हेड का है, और टोटल में परसेंटेज कर दी है। तो हम लोग भी वैसे ही सॉल्व करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। ये देखिए जैसे इन लोगों ने कैसे सॉल्व किया है। इसलिए मैंने कहा था कि TYK का साइड में लिखेगा। आप समझ में आया आप लोग को कि हम क्यों बोलते थे? काम आता है 2.6 चलिए लिखते हैं। ये देखिए जो मैंने लिखा था, आप वेरीफाई कर सकते हैं, सेम चीज इन लोगों ने हेड्स में लिखा है और सॉल्व कर लिया। अब क्या करिएगा, आप एक एक का टोटल करिएगा। अगर यहाँ पर भी आप देख रहे हैं, यहाँ पर इन लोगों ने टोटल किया है, ये देखिए टोटल कॉस्ट इनका इन लोगों ने अलग कॉलम में किया है, यहाँ पर एक साथ कर दिया है। वैसे भी कर सकते हैं, एक अलग कॉलम लेके भी कर सकते हैं, आप लोग का मर्जी है। लेकिन टोटल करना इंपॉर्टेंट है, अगर टोटल नहीं करते हैं तो आपका मार्क्स कटेगा। काटा है इसमें, इसमें टोटल करना इंपॉर्टेंट है। टोटल करिए, टोटल करिए, ठीक है। टोटल करने के बाद एक का परसेंटेज निकाल लीजिए टोटल का। जैसे कि 10 लाख डिवाइड बाई 2 लाख, 2 करोड़ 52 लाख करके ऐसे इसमें परसेंटेज निकाल लीजिए। फिर आती ये अगर आप नहीं कर पा रहे कॉस्ट ऑफ कंफर्मेंस और कॉस्ट ऑफ नॉन कंफर्मेंस तो कोई बात नहीं, चलेगा। अब क्वेश्चन खत्म हो गया क्या कि कुछ और भी पूछा था? क्वेश्चन दो बार पढ़िएगा, जब भी क्वेश्चन पढ़े तो दो बार पढ़िएगा। क्या बोल रहे हैं? The objective of the report is to analyze the quality costs incurred by the organization, करती है। रिकमेंड भी करना है, रिकमेंड अप्रोप्रिएट मेथड। तो रिकमेंड का वहां पर आप देखिएगा क्या कर रहा है लोग, प्रिवेंशन और ऑपरेशनल कॉस्ट में खाली 16% इंकर कर रहा है, और जबकि फेलियर कॉस्ट में 84% इंकर कर रहा है। मतलब कि हम लोग क्या बोलते हैं ना, रिएक्टिव अप्रोच है, प्रोएक्टिव नहीं है कि हम लोग पहले नहीं देख रहे। कि हम लोग का ये ज्यादा होना चाहिए ना कि आप प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये सबको पता है। तो हम लोग को ये ज्यादा करना चाहिए ना कि हम लोग का फेलियर हो ही नहीं। तो यही लिखना है, बस यही आप छिपा क्या चाहिए आंसर में आपको। ये देखिए कैसे बोल रहे हैं, स्टेटमेंट इंडिकेट दैट 10% ऑफ द टोटल क्वालिटी कॉस्ट कॉस्ट ऑफ प्रिवेंटिंग क्वालिटी प्रॉब्लम्स, while 6% is the cost of operational, thus prevention make only 16% ऑफ द टोटल, इन कॉन्ट्रास्ट 84 आर इंकर्ड। तो ये रिकमेंड कर दीजिए कि आपको ये ज्यादा करना चाहिए, ये कम करना चाहिए, वैसे करके। आपको इतना बड़ा बड़ा जो लिखा हुआ है इतना नहीं लिखने का जरूरत है, या इसमें खाली लिखता है समझाने के लिए, ठीक है। हम लोग ऑल्टरनेटिव टू लिए, ठीक है। यहाँ पर ऑल्टरनेटिव वन भी है ऐसे करके कि आप डिस्क्रिप्टिव में लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग ऑल्टरनेटिव टू में ये लिए। यहाँ पर दो प्रेजेंटेशन था, हम लोग ऑल्टरनेटिव टू लिए, ये ज़्यादा अच्छा प्रेजेंटेशन है, ठीक है। चलिए 2.6 खत्म होता है, अगला में बढ़ते हैं। 2.7 इनको हाईलाइट चेंज करता हूँ। और हाँ, ठीक है। अगला ईथॉक है, ये वाला एफआर का है। ईथॉक का क्या है? जेवी स्टील्स लिमिटेड ऑन April 1, 2025, जेवी स्टील्स लिमिटेड ग्रांटेड शेयर ऑप्शन टू इट्स ओन एम्प्लॉइज एज वेल एज द एम्प्लॉइज ऑफ XYZ metal industries. The grant was made on the condition that the employees of XYZ metal industries would surrender their rights under XYZ existing employee stock option plan. All employees of XYZ accept this condition. You are required to determine the appropriate accounting treatment as per the relevant India. On April 1, 2025, the date of surrender of right on 31st March 2026। अगर ये FR का RTP MTP किए हुए है अपना एग्जाम के लिए, पेपर ग्रुप 1 के लिए, तो आपको पता होगा ये Jan 26 का RTP का क्वेश्चन है। एग्जैक्टली सेम, एग्जैक्टली सेम, नंबर अलग है लेकिन जो है एग्जैक्टली सेम है। ये Jan 26 RTP का क्वेश्चन है, ग्रुप का आपका इंड AS 102 का क्वेश्चन है।
तो वहां से आप देख के कर सकते हैं, या फिर मैं भी आंसर तो बता ही दे रहा हूँ। 2.7 का इसका रेलेवेंट केस स्टडी दे सकते हैं। 2.7 ई शॉप देखिए, आपको कहीं दिख रहा है? ई शॉप ये रहा, यहाँ ऐसे मार्क करिएगा एग्जाम में 2.7। बोलिए, देखिए क्या लिखा हुआ है। ऑन 1/4/2024 XYZ granted 250 shares of rupees 10 each to each of its 300 employees after necessary compliance of Companies Act। ठीक है, XYZ ग्रांट कर रहा है, and JBS also granted 250 shares of rupees 10 on the same date to each of its 150 employees after necessary compliance of Companies Act। फेयर वैल्यू दिया हुआ है, XYZ का 120 ऑन ग्रांट डेट और JBS का 70 दिया हुआ है, और कंडीशन है कि 3 ईयर का कंटिन्यूअस सर्विस में रहना होगा। एट द ग्रांट डेट बोथ द कंपनी को लगा कि ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा। और अगर आप शुरुआत में देखिएगा तो ये लोग ग्रुप कंपनी है, XYZ इसमें लिस्टेड कंपनी लिस्टेड है, ठीक है, XYZ याद रखिएगा। इनकॉर्पोरेटेड ये, ठीक है, द कंपनी ऑपरेट है, ठीक है, महाराष्ट्र वगैरह में। इन 2020 XYZ acquired 90% of equity in JBS एंड अनलिस्टेड कंपनी। ठीक है, तो ये ग्रुप कंपनी हो गई है। ठीक है, तो अब ग्रुप कंपनी में क्या कर रहा है कि JBS ग्रांट कर रहा है XYZ का, यही एक कंडीशन पे कि अगर XYZ का एम्प्लॉय ये करता है, क्या बोलिए तो, आफ्टर नेसेसरी कंप्लाइंस, क्या बोलता है, आफ्टर JBS also grants on the same date to each of it after necessary compliance। कहाँ था कंडीशन, कंडीशन कहाँ है? अच्छा, नीचे में था ये कंडीशन। और कंडीशन कहाँ गया, ये रहा कंडीशन, दैट एम्प्लॉइज ऑफ XYZ मेटल वुड सरेंडर देयर राइट अंडर XYZ का। तो ये सरेंडर करना होगा इसको। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग क्या करते हैं, इसका आंसर में आते हैं। आप अगर वो वाला जन 26 का आरटीपी का क्वेश्चन देखेंगे तो वो डायरेक्ट वहां पर दिया हुआ है। आपको पहले निकाल लेना है कि कितना राइट ग्रांट किया था, ये तो आप निकाल ही लीजिएगा। यहाँ पर देखिए 250 ऑप्शन था आपका। आप अपना क्वेश्चन में देखें, मेरा पास यहाँ पर क्वेश्चन रखा हुआ, हम वहां से देख ले रहे हैं। 250 ऑप्शन था आपका, 250 था, 300 एम्प्लॉय था, ठीक है, इंटू 120, क्योंकि ग्रांड डेट का ये था, XYZ का हम लोग निकाल रहे हैं। ठीक है, तो 90 लाख डिवाइड बाई 3 करिएगा, एक साल का निकल जाएगा, 30 लाख। अब उसी साल वो बोला है कि और ये कर देगा। हाँ, हाँ, कौन हो गया था पूछिए। हाँ, तो 30 लाख है, तो 30 लाख का ये आपका पहले साल का एक्सपेंस हो गया। अब वो बोलता है कि 1/4/25 को उसको ग्रांट कर रहा है JBS, लेकिन खाली एक ही बात बोलता है कि उसको ये करना होगा, मतलब कि सरेंडर करना होगा XYZ को। तो XYZ का अंडर सरेंडर होता है, तो आप लोग को सबको पता है कि क्या होता है एंट्री, ESOP रिसर्व को हम लोग का क्रेडिट होता है पहले, तो हम लोग डेबिट कर देंगे ESOP रिसर्व को, और क्रेडिट क्या करेंगे, रिटेन अर्निंग। आप लोग का जो भी चीज होता है रिटेन अर्निंग्स में ही आता है यहाँ पर। तो ESOP रिसर्व टू रिटेन अर्निंग, ये किसका बुक हो रहा है, XYZ। ठीक है, और 31/3/26 का क्या होगा, अगर आप वहां पर देखेगा जन 26 आठवीं का या फिर जहां पर भी, तो होता है कि जो भी ये लोग को, मतलब जिसको मिल रहा है, XYZ को मिल रहा है ना, XYZ का ये हो रहा है कि एक्सपेंस बुक करना होता है इसको। तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस टू, इसके लिए होता है डिविडेंड इनकम फ्रॉम सब्सिडियरी। इसके लिए होता है अगर वो दे रहा है, सोचिए कि होल्डिंग दे रहा है, होल्डिंग अपनी डेयरी को दे रहा है, तो वहां पर देखिए, वहां पर भी वो दोनों को किया हुआ है, तो वहां पर कंट्रीब्यूशन मान लेते हैं कि कैपिटल कंट्रीब्यूशन, और यहाँ पर डिविडेंड इनकम। और एक सब्सिडियरी का बुक में आपने पूछा नहीं है, लेकिन अगर सब्सिडियरी का बुक में होगा तो क्या होगा, सब्सिडियरी का बुक में क्या होगा, सब्सिडियरी के लिए ये एम्प्लॉय मतलब रिसर्व बुक करेगा, ये टू रिसर्व बुक करेगा, और ये डिविडेंड मतलब दे रहा है, तो डिविडेंड बुक करेगा मतलब। तो ये जैन 26 आरटीपी का है, ये आपको वेरीफाई मतलब कि एग्जाम में आना चाहिए ये, मतलब कि क्या है, इससे आरटीपी एम टू की सर्च करके जाइएगा।
और अपने साथ लेके भी जाइएगा। आप लेके ही नहीं गए तो आपका तब तो और दिक्कत है। लेके जाइएगा बुक कॉपी, जितना बुक कॉपी है सब लेके जाइए। हम तो अपना 2 सूटकेस लेके गए थे। अगला चलते हैं 2.8। 2.8 ये ऑडिट का हम लोग पहले ही बोल चुके हैं। इसमें क्या बोल रहा है, लिमिटेड रिव्यू एंगेजमेंट है। अब रिव्यू वर्ड आते ही सबका माथा में आएगा एसआरई, और लिमिटेड रिव्यू बोल रहा है तो एसआरई 24/10 सबको पता है कि एसआरई 24/10 है। Under the requirements of listing agreement, he has noted that the XYZ metal industry, sorry, हाँ, so limited review engagement, where he question पढ़ते हैं. In the context of limited review conducted under the requirements of the listing agreement, so for the quarter ending 31st 2025, he noted that the XYZ metal industry has identified obsolete and non-moving inventory items. Whether he can perform additional procedure? If yes, what additional procedure should he has performed to obtain limited assurance regarding the appropriate valuation of inventory, and how should this matter be addressed in his review report if the valuation appears to be materially misstated or if SAE is not obtained? ठीक है, यहाँ दो क्वेश्चन है। एक तो आपका एडिशनल प्रोसीड्यूर का है, और एक तो क्या है, मटेरियल मिसस्टेटेड है और इतनी नहीं ऑब्टेंड हुआ है। तो इसका आंसर तो सबको बता रहेगा। इसका हम लोग को जाके देखना होगा कि एडिशनल प्रोसीड्यूर क्या होगा। तो हम लोग चलते हैं रोहित चिकन टाइम पे। तो इसमें स्टडी मटेरियल ये था। हम लोग चलते हैं एकदम शुरुआत में। चलो भाई। अरे ऑडिट, 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 ऑडिट 115, 115 SRE 24/10 कितना में है इसका? 124, 124 SRE 24/10। वो इसी में डुबा दिया। ये रहा SRE 24/10। इंट्री फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अब हम लोग का एडिशनल प्रोसीड्यूर का देखना। एडिशनल प्रोसीड्यूर ये रहा। एडिशनल प्रोसीड्यूर व्हेन द प्रैक्टिशनर, सब इसी में डुबा दिया। 2400 में है ये। May be materially when the practitioner becomes available, may be materially misstated. 10.13 लोग ऑडिट का 10.13 देखिए, मैं खोल के रखा हूँ। Additional procedures when the practitioner becomes aware that the financial information may be materially misstated, तो वो क्या करेगा, कंक्लूड करेगा कि मैटर इज नॉट लाइकली टू कॉस्ट ऑफ मटेरियल, not likely to cause the financial statement as a whole to be materially misstated, determine that the matter causing the financial statement as a whole to be materially misstated, मतलब कि या फिर मिसस्टेटेड नहीं है या फिर मिसस्टेटेड है, सिंपल सा बात। तो एडिशनल प्रोसीड्यूर क्या करेगा, ये रहा। ये लिखा हुआ है कि इंक्वायरी, एनालिटिकल, ये सब करेगा, और क्या करेगा, सब्सटेंटिव प्रोसीड्यूर करेगा, एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेगा। तो यही आपको लिखना है। ठीक है। और एक पार्ट पूछा था, अब उसमें चलते हैं कि पूछा था कि हम लोग को क्या करना है इफ द वैल्यूएशन अपीयर्स टू बी मटेरियली मिसस्टेटेड और इफ एथनिक इज नॉट ऑब्टेन्ड। तो इसका आपको सबको पता है कि दो ही आंसर होता है, या फिर मटेरियल है एंड परवेसिव दोनों है, मटेरियल एंड परवेसिव दोनों है, और मटेरियली एमएमएस है, एमएमएस है तो हम लोग देंगे एओ। और अगर मटेरियल है बट नॉट परवेसिव है तो क्यूओ। और इसका जगह, मतलब कि जब ऐसे ही नहीं ऑप्टेंड हुआ है तो मटेरियल एंड नॉट परवेसिव है तो क्यूओ, और मटेरियल एंड परवेसिव है तो डीओ आ जाएगा। बस डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। तो ये देख लेते हैं। एक आंसर देख लेते हैं। वही दो दो पॉइंट लिखा हुआ है। ठीक है। और यहाँ पर क्या दिया हुआ, क्यूओ, एओ। ठीक है, क्यूओ और डीओ लिख ले। आप क्वालिफाइड ओपिनियन लिखिएगा डायरेक्ट, और एडवर्स ओपिनियन इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है। तो इसके लिए हम लोग को केस स्टडी रिफर करने का जरूरत नहीं पड़ा था, तो हम लोग इसके लिए नहीं किए। जिसके लिए पड़ेगा वो हम लोग उसके लिए करेंगे। हर एक चीज़ के लिए करने का जरूरत थोड़ी है। आप लोग इंस्टीट्यूट में आते हैं। ठीक है।
क्या मैट्रिक्स आइडेंटिफाई द करेक्ट मैचिंग फ्रॉम द मैट्रिक्स प्रेजेंटेड बाय मिस्टर राजीव। मैट्रिक्स पूछा है तो मैट्रिक्स देखते हैं, यहाँ पर कोई मैट्रिक्स बना हुआ। मैट्रिक्स मतलब टेबल वूबल होता है, कोई टेबल है क्या? ये रहा, राजीव लिखा हुआ भी है। तो अब राजीव का देखते हैं क्या बोल रहा है। फॉर यूनिफाइड यूनिफॉर्म, ये जस्ट इन टाइम रिसोर्स मैनेजमेंट, ये सब पूछ रहा है, आपको समझ में आइए कॉस्ट क्या है। और इसमें शुरुआत में पहले ऐसा कर लीजिए 2.1, और ये कॉस्ट भी लिख लीजिए कॉस्ट। ये आपको बार फिर से ये देखना नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि आपको ये सब जा जाके देखना पड़ेगा। अब ये 2 मार्क्स के लिए देखिए, आपको 4 चीजें देखना होगा, टाइम बहुत जाएगा। कम से कम हमको लगता है यहाँ से 6 से 8 मिनट चल जाएगा अगर आप सबका देखेंगे, क्योंकि डेफिनेशन देखने से खाली नहीं होगा। तो इसके लिए आपको थोड़ा माथा भी लगाना होगा कि मतलब जो आपका अंदर का गट बोल रहा है कि हाँ ये गलत लग रहा है, मार्क करके आगे बढ़ना होगा। जैसे कि स्टैंडर्डाइज वर्क क्या बोल रहा है। फॉर यूनिफॉर्म प्रोसीड्यूर फॉर टास्क मिनिमाइजिंग वेरिएबिलिटी, इनहांसिंग ट्रेनिंग एफिशिएंसी एंड इंश्योरिंग कंसिस्टेंट क्वालिटी एंड स्टेबल वर्क फ्लो। हाँ, ये तो बोल रहा है स्टैंडर्डाइज वर्क में तो यही होता है कि हम लोग का टास्क सब यूनिफॉर्म रहे, मिनिमाइज करे, ट्रेनिंग अच्छा हो, हम लोग का कंसिस्टेंट क्वालिटी, ये सब तो ठीक ही है। जस्ट इन टाइम का क्या बोल रहा है। जस्ट इन टाइम में बोल रहा है फॉर एनिबलेटिंग ऑल टाइप ऑफ। जस्ट इन टाइम क्या होता है? जस्ट इन टाइम में आप लोग पढ़े होंगे, मतलब देख के आए होंगे। जस्ट इन टाइम में होता है कि जब हम लोग का प्रोडक्शन, मतलब कि जैसे ही ये हुआ, क्या बोलते हो, तो मतलब कि प्रोडक्शन उस समय करना चाहिए। फॉर एलिमिनेटिंग ऑल टाइप ऑफ डिफेक्ट बाय प्रोड्यूसिंग आइटम ओनली एज नीडेड, सही बात है। देयर बाय प्रिवेंटिंग क्वालिटी प्रॉब्लम। क्वालिटी प्रॉब्लम कुछ बोलता है कि जस्ट इन टाइम कि हमको क्वालिटी वगैरह चेक करना होगा, ऐसा कुछ बोलता है? हमको तो नहीं लगता। Visual management, ये to save search time and eliminate motion waste with a search free and count free arrangement। ये आपको पता ही नहीं होगा कि विजुअल मैनेजमेंट नाम का ऐसा कुछ है, तो आपको ये समझ में ही नहीं आएगा ये राइट बोल रहा है कि रॉन्ग बोल रहा है। ये हम आपको बताते हैं। वैल्यू सिस्टम ये आपको मिल जाएगा। तो विजुअलाइज एवरीथिंग in a process, identify non-value added activities and enhancing adaptability or फ्लेक्सिबिलिटी। इसका होता है वैल्यू स्ट्रीम सिस्टम का वैल्यू एडेड एक्टिविटीज, नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज आपको मिल जाएगा। तो ये नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज, ये सही बोल रहा है, ये भी सही बोल रहा है। ये और ये में हमको डाउट है। विजुअल मैनेजमेंट, विजुअल मैनेजमेंट आपको कहाँ मिलेगा पता है? ये वाला ICI थोड़ा ये किया था, मतलब फालतू चीज। ये आपको मिलेगा जस्ट इन टाइम में। जैसे यहाँ पर देखिए कि क्या बोल रहे हैं, स्ट्रीमलाइन प्रोडक्शन प्रोसेस, यहाँ पर टाइम मटेरियल वगैरह ये सब है। यहाँ पर कहीं नहीं बोल रहा है कि क्वालिटी का बात। ठीक है। जजिंग का इसका क्या किया था? 13 ऑर्डर होता है ना, 13 ऑर्डर, 13 ऑर्डर कहाँ गया? 13 ऑर्डर खोज लेते हैं, आप लोग तो इंडेक्स में खोज लीजिएगा। अब यहाँ से खोज लेते हैं 13 ऑर्डर का क्या हुआ था। ये देखिए, पर्पस इज टू सेव फर्स्ट टाइम एंड एलिमिनेट मोशन वेस्ट थ्रू विजुअल मैनेजमेंट। यहाँ से पूछा था। ये आपको मिलना लगभग नामुमकिन है, हम बता रहे हैं। एक फर्स्ट टाइम एलिमिनेशन मतलब ये भी राइट है। जस्ट इन टाइम का गलत है, क्वालिटी प्रॉब्लम। अगर हमको ये समझ में ही नहीं आएगा कि ये राइट है कि ये रॉन्ग है, तो हम इसमें कैसे मार्क कर दें? मेन ये भी होता है। लेकिन आपको यहाँ पर इतना तो समझ में आ गया था कि क्वालिटी प्रॉब्लम का यहाँ पर बात नहीं हो रहा है, तो आप ये मार्क करके चल सकते हैं कि मतलब ये गलत है। ये वाला आप मान सकते हैं, विजुअल मैनेजमेंट आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन अब जो है वो है। तो इसका आंसर क्या हुआ, कौन सा करेक्ट है? तो ACDN मेरा करेक्ट है। देख लेता हूँ 2.1 का B। ठीक है, अगला में बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है कि 2.2 में कि बेस्ड ऑन द गिवन फैक्ट्स एंड द एप्लीकेबल गाइडेंस अंडर द रेलेवेंट इंडेक्स, which of the following statements accurately reflect the position of XYZ holding in PQR after entering into the forward contract on एक साथ बची। हर relevant की स्टडी में जाना ही होगा। ये रही इतना कुछ हमको तो यहाँ पर यहाँ से पढ़ के XYZ also hold 45 मार्क कर लीजिएगा फिर। ठीक है, क्वेश्चन पूरा मार्क कर लीजिएगा। XYZ 2.3 लिख लीजिएगा, ये आदत बना लीजिए।
ये हमको रेफर करने का जरूरत नहीं पड़ा है। अगर हम अभी यहाँ से पढ़ना चालू कर देते हैं तो इसमें बोल रहे हैं XYZ also holds 45% in PQR, a company engaged in manufacturing carbon steel. Key raw material used by XYZ and its subsidiary JBS. The remaining 55% of the equity stake of PQR is owned by three independent A, B, C, with A owing 19%, B and C owing 18%। मतलब क्या हो गया, मेरा पास XYZ 45% होल्ड करता है PQR में, बाकी का जो 55% स्टेक है ये लोग ओन करता है, 19 और 18 और 18। तो अभी मेरे पास 45 है, तो मेरे पास क्या कंट्रोल है? नहीं। आपको सबको पता है 50% से ज्यादा में कंट्रोल आता है, ठीक है। तो अभी कंट्रोल नहीं है, ठीक है। ऑन 1/25 क्या हुआ कि एक्वाइजेड एंटर इनटू अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट विद बी लिमिटेड, इसमें, ठीक है, टू एक्वायर एन एडिशनल 12% ऑफ द 45 प्लस 12 कितना होगा, 57 हो जाएगा। तो हमको मेरे पास कंट्रोल आ जाएगा। तो हम बोल देंगे कि हमको ये कंट्रोल आ चुका है, मेरा सब्सिडियरी है, which is to be paid by issue of shares of XYZ. The forward contract is to settle after 2 years. Under the terms of the arrangement, XYZ is entitled to receive any dividend declared on 12% shares during the ensuing period. Additionally, B Limited is contractually obligated to exercise its voting rights associated with 12% shares in accordance with the instruction of the XYZ। अब ये ऑडिट का बात चालू करोगी है जो हम लोग कर चुके हैं शायद, पता नहीं। तो ये आपका 2.3 हो गया। तो ये आपका 2.3 हो गया। तो इसमें आपको क्वेश्चन क्या पूछा है? XYZ is deemed to have control over from 1/25 as a forward contract gives its present access to the economic benefits and powers the relevant activities through voting rights assessment। हाँ ठीक है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि आपको भले ही सेटल 2 साल बाद होगा, लेकिन हमको आज इसका ये मिल जाएगा कि मतलब कि कंट्रोल मान लिया जाएगा। ऐसा इंडिया 110 में लिखा हुआ है, और अब जाके देखेगा तो वहां पर लिखा हुआ है, आप पढ़ के आए होंगे आप। हर एक चीज तो आप एग्जाम में देखने नहीं बैठेंगे ना, थोड़ा तो पढ़ के आइएगा ही, मतलब अपने कर के लिए। तो वहाँ पर लिखा हुआ ही है कि इंडिया 110 में कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जैसा होता है कि जैसे ही फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग एंटर करते हैं तो उसी दिन हम लोग का ये हो जाता है। तो हम लोग को क्या बोल रहे हैं कि क्या वेरीफाई करना है, एक्यूरेटली मतलब करेक्ट स्टेटमेंट वेरीफाई करना है। तो वन तो करेक्ट है, तो कौन सा गलत हो गया? ये गलत हो गया फिलहाल के लिए। हम्म, और क्या क्या है? तो अगला क्या है, XYZ is deemed to have control over PQR as of 1/25, ठीक है, सही बोल रहा है, एंड टू कंसोलिडेट PQR इन EFS। हाँ ठीक है। प्रोपोर्शन कितना होगा उसका और NCA का बीच में, 57 और 43 का बीच में, एकदम ठीक है। वन टू भी राइट है, वन भी राइट है, टू भी राइट है। तो अभी तक तो हम लोग नहीं पढ़े, ठीक है। थ्री में क्या बोल रहे हैं, द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज टू एक्वायर 12% मीट्स द डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट अंडर इंड एस 109। क्या देता है, तो दिख नहीं रहा। हाँ, तो अंडर इंड एस 109 थोड़े मेथड एट फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस। और या नीचे क्या बोल रहा है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट शैल नॉट बी सब्जेक्ट टू द रिक्वायरमेंट ऑफ इंड एस 109। तो मतलब ये या फिर ये राइट है। अब आप लोग अगर इंडेक्स 110 में आएंगे, अपना टीचर या ICAI जहाँ से भी आप पढ़े तो उसका स्कोप में लिखा हुआ है। जैसे कि अगर मैं अपना इसमें आऊँ, जैसे कि मैं अपना टीचर का मैं आऊँ, इंडिया 109 में आऊँ, तो इंडिया 109 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में साफ साफ लिखा हुआ है, सम इंस्ट्रूमेंट विच आर आउट ऑफ स्कोप ऑफ इंडिया 100 इंडिया 32 109 105, उसमें साफ लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरीज आउट ऑफ स्कोप होता है। तो मतलब कि ये वाला ऑप्शन मेरा गलत हो गया, ये हमको नहीं लगाना होगा इंडिया 109। कौन सा राइट हो गया, 1 2 एंड 4, डी सही ऑप्शन, 2.2 का डी, ये इसी का ये सबका राइट होना चाहिए मेरा हिसाब से। देखते हैं 2.2 का डी। अगला मैं 2.3, ये क्या है, which of the following statements are correct regarding the foreign exchange transaction and risk management methods taken by XYZ and JBS।
ई फॉरेन एक्सचेंज का कॉल ट्रांजैक्शन है। डायरेक्टर का बात हो रही है। ये रहा, ये रहा फॉरेन एक्सचेंज। क्या बोल रहा है कि फॉलोइंग डिटेल्ड डिस्कशन विद द डिपार्टमेंटल, यहाँ पर मार्क कर लीजिएगा फिर से, ठीक है। To enhance the product, expected cost of this CNC machine is to be imported is 15 lakh euro. To fund the investment of 15 lakh euro, XYZ plans to raise 10 lakh through debt. XYZ can borrow at a fixed rate of 5.5%, ठीक है, और एट अ फ्लोटिंग रेट ऑफ 60 बेसिस पॉइंट अबव सोनिया। सोनिया क्या होता है, यहाँ लिखा हुआ सेलिंग ओवरनाइट इंडेक्स फॉरेन ये इंडेक्स एवरेज सॉरी, विच इज 5% एट प्रेजेंट। ठीक है, तो 5% प्लस 60 बेसिस पॉइंट मतलब 0.60 करेंगे, कितना हो गया, 5.6 हो गया। तो हम लोग को किसमें फायदा होगा, किसमें हम लोग करें बोरो, 5.5 में करेंगे। ये काम है फिक्स रेट में करेंगे हम लोग, XYZ फिक्स रेट में बोरो करेगा। Management of XYZ expects that pound interest rate will fall and is expected to have flexible mechanism built into their interest rate, ठीक है। JBS also wishes to raise loan of 10 lakhs। JBS कोई लोन रेज करना चाहता है। JBS has been offered a floating rate of 115 basis point above Sonia, मतलब 1.15% against the fixed rate of 6.5% due to the lower credit rating। तो मेरा कितना रेट हो गया, 6.5 प्लस 1.15, तो हो गया मेरा कितना हो गया, 6.5, 6.6, 6.65, 7.65 हो गया। अच्छा, और मेरा ये क्या चल रहा है, फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है, 5.5 चल रहा है। तो हम क्या चाहेंगे, हम कम में बोरो करना चाहेंगे, फ्लोटिंग में बोरो करना चाहेंगे। ये फिक्स में मेरा नहीं, फ्लोटिंग कितना चल रहा है मेरा, 5% चल रहा है ना, तो 5% प्लस 1.5, तो कितना हो गया, 6.5, 6.15 हो गया। और फिक्स रेट कितना है, 6.5। तो हम क्या चाहेंगे कि हम 6.15 में बोरो करें फ्लोटिंग में, या फिक्स में बोरो करें 6.5 में, हम कम में बोरो करना चाहेंगे। तो हम 6.15, तो जेबीएस क्या करेगा, जेबीएस फ्लोटिंग में बोरो करेगा और XYZ फिक्स में बोरो करेगा। इसमें इतना ही समझ में आया। चलिए नीचे चल, XYZ would borrow at a fixed rate and JBS would borrow at a floating rate। एकदम सही ऑप्शन है ये, हमको करेक्ट आइडेंटिफाई करना है। तो वन तो मेरा सब में राइट ही है, यहाँ पर लिखा हुआ भी था, ठीक है। और इसमें हम लोग एलिमिनेशन देखते हैं कि क्या क्या है। अगर हम लोग टू गलत है तो ये और ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। देखते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड बाय बुद्धा कंपनी। हाँ, तो हम लोग कहाँ थे, हाँ, हम लोग कहाँ थे कि ये वाला आपका तो सही है कि फिक्स रेट पे बोरो करना चाहिए, क्योंकि इसका कम ये रेट लग रहा है, और फ्लोटिंग रेट पे बोरो करना चाहिए जेबीएस को, क्योंकि कम रेट लग रहा है तो दोनों के लिए, तो बेनिफिशियल होगा। आप क्या बोल रहे हैं, सेकंड ऑप्शन, कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड बाय बोथ द कंपनीज आर ट्रेडेड इन ओवर द काउंटर मार्केट। नहीं, ये तो गलत है। ओवर द काउंटर मार्केट तो खाली फॉरवर्ड के लिए होता है, फ्यूचर के लिए तो आपका ये होता है ओवर द एक्सचेंज वगैरह। और थर्ड ऑप्शन देखते हैं, कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ XYZ इज बेस्ड ऑन बिड आस्क स्प्रेड एंड कॉस्ट ऑफ JBS कॉन्ट्रैक्ट इंटेल ब्रोकरेज। एकदम सही बात है कि बिड आस्क स्प्रेड होता है फॉरवर्ड में, और फ्यूचर्स में ब्रोकरेज होता है। और लास्ट वाला ऑप्शन क्या बोला, बोथ टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आर सब्जेक्ट टू मार्केट। नहीं, फॉरवर्ड में मार्क टू मार्केट नहीं होता है, कुछ फ्यूचर्स में होता है, फॉरवर्ड में कुछ मार्क टू मार्केट हम लोग को रिकॉग्नाइज नहीं करते, प्रॉफिट लॉस था कुछ। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो गया हम लोग का, 1 और 3, हम लोग को करेक्ट ही पूछा था ना, हाँ, तो बी राइट है। 2.3 का बी देख लेते हैं, 2.3 का बी एकदम ठीक है। हम लोग अगला में चलते हैं, 2.4। 2.4 में क्या है, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन मतलब कि दो जगह से देखना होगा, ये थोड़ा टाइम टेकिंग है। मतलब हमको लगता है कि अगर आप एग्जाम में ढूंढने बैठेंगे तो 8 से 10 मिनट ले लेगा आपका ये। तो ये 2 मार्क्स के लिए 8 से 10 मिनट आपको देना है कि नहीं देना है, वो आपके ऊपर है। मैं होता तो नहीं देता, आगे पीछे पूछ लेता, या फिर नहीं पूछ पा रहा हो तो जो गट है मार्क करके आगे बढ़ते हैं। 8 से 10 मिनट देना एक दो मार्क्स का एमसीक्यू के लिए एकदम वर्थ इट नहीं है, लेकिन करेंगे तो है ही हम लोग यहाँ पर। तो इसमें क्या है,
ये पूछ रहे हैं, इन लाइट ऑफ द प्रोविजन ऑफ द एप्लीकेबल लॉ गवर्निंग XYZ, which of the following statement most appropriately addresses the question of Mr. Suresh eligibility for appointment as a director of XYZ। मतलब कि ये लॉ का क्वेश्चन है। चलिए हम लोग चलते हैं रिलेवेंट केस स्टडी पे। ये रहा मिस्टर सुरेश का, मार्क कर लीजिए वही 2.4 लिख के। मिस्टर सुरेश हु हैज एक्सपीरियंस, ठीक है 40 साल का एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा। अपॉइंटमेंट हो रहा है उसका WTD इन XYZ, फुल टाइम डायरेक्टर, करेंटली पोस्ट डायरेक्टरशिप इन वन गवर्नमेंट कंपनी, एक गवर्नमेंट कंपनी में उसका डायरेक्टरशिप है, ठीक है। तो यहाँ साइड में लिख लीजिए, एक गवर्नमेंट कंपनी है, फिर 8 पब्लिक लिमिटेड कंपनीज में, आउट ऑफ विच 7 आर लिस्टेड, 7 लिस्टेड है और 1 इज अनलिस्टेड, लिख लीजिए साइड में। और क्या दिया हुआ, 11 प्राइवेट कंपनीज में विच आर नॉट होल्डिंग और सब्सिडियरी कंपनीज ऑफ अ पब्लिक कंपनी, तो 11 प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कितना हो गया, 11 7 18 एक 19 एक 20 कंपनी में हो गया, ठीक है। अमंग दिस प्राइवेट कंपनी वन इज अ पार्टली ओन सब्सिडियरी ऑफ JVS, ये जो है उसमें प्राइवेट कंपनी में एक पार्टली ओन सब्सिडियरी ऑफ JVS है। द मैटर रिगार्डिंग its proposed appointment was placed before the NRC for consideration. During the meeting, Mr. Gautam, a member of NRC, raised a concern about the proposed appointment, pointing out that Mr. Suresh already hold directorship in 20 companies। तो इसका अब हम लोग को पूछा है कि मिस्टर सुरेश अपॉइंट हो सकता है कि नहीं। इसके लिए अब हम लोग आते हैं अपॉइंटमेंट एंड वो अपॉइंटमेंट वाला चैप्टर पे, लॉ का ही है, आपको समझ में आ गया। तो पहले इंडेक्स में आते हैं, लॉ में चलते हैं। लॉ कहाँ है, लॉ 236, 236 पहला ही अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर। इसमें ये आप देखिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर सिर्फ आपको कहीं दिख रहा है, तो ये मैक्सिमम नंबर पूछा है ना हम लोग को, यहाँ पर पूछा है मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर से। ये देखिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर है 1.33। तो चलते हैं हम लोग 1.33 में। ये देखिए, पेज 1.33 में आ गए हम लोग। इसमें क्या हो रहा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर थे a person after the commencement of the shall not hold office more than 20 companies, 20 कंपनी से ज्यादा नहीं हो सकते, उसमें 20 कंपनी से पब्लिक कंपनी in which a person should hold appointed as a director should not exceed 10। हम लोग का कितना था, हम लोग का 8 था ना, 8 था ना, हाँ 8 था, 8 लिस्टेड कंपनी चाहिए, हाँ 8। अब इसमें क्या बोल रहा है, पब्लिक कंपनी अच्छा। तो पब्लिक कंपनी में क्या बोल रहा है, डायरेक्टर से ये ऐसा तो कोई भी था नहीं हम लोग का, जो होल्डिंग और सब्सिडरी था क्वेश्चन में लिखा ही हुआ था, ऐसा कुछ नहीं है। और 20 कंपनी शैल नॉट इंक्लूड डायरेक्टरशिप इन डोरमेंट कंपनी, तो डोरमेंट कंपनी एक्सक्लूड करना है। डोरमेंट अगर हम लोग ये हटा देते हैं, अगर ये हटा देते तो हम लोग के पास ऑप्शन बच जाएगा, तो हम लोग 19 कंपनी में, तो हम लोग एक में अपॉइंट हो सकते हैं। लेकिन ये लिस्टेड कंपनी है, मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था ये लिस्टेड है। ये देखिए ये लिस्टेड है, तो लिस्टेड है तो हम लोग को सेबी भी देखना होगा। हाँ, मेन इसमें यही दिक्कत था कि सेबी भी देखना होगा। और सेबी में अब हम लोग चलते हैं 257। इसमें मैंने बोला था कि ये थोड़ा ये हो जाएगा। अब इसमें अब आपको ढूंढना होगा मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप, यहाँ पर भी ये सब तो फंक्शन ऑफ बोर्ड है, ये सब पेनल्टी वगैरह है, तो ये सब छोड़िए, आगे बढ़िए, पेनल्टी वगैरह हटाइए। अब ये सब क्या है, रेगुलेशन में मेन आई है, फाइलिंग वगैरह, अपील वगैरह ये सब नहीं है। डायरेक्टर जहाँ दिखे, डायरेक्टर वगैरह, पावर पावर ये सब नहीं है, रेगुलेशन आ गया। आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर आ गया, पेज 1.53। चलिए अब पेज 1.53 में चलते हैं। हाँ, आ गए पेज 1.53। अब इसमें देखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स है, ये रहा द डायरेक्टर्स इंक्लूडिंग एनी ऑल्टरनेट अ पर्सन शैल नॉट बी अ डायरेक्टर इन मोर देन 7 लिस्टेड कंपनी। तो हम लोग का 7 था ऑलरेडी, 8 तो अनलिस्टेड था, तो 7 था ऑलरेडी, हम लोग बाकी में नहीं होल्ड कर सकते, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आगे, ये रहा एलिजिबल नहीं, ये तो गलत हो गया, एलिजिबल नहीं ये भी गलत हो गया, इन एलिजिबल हाँ ये ठीक है। ऑल दो प्राइवेट
लिमिटेड सब्सिडियरी आर इंक्लूडेड एंड इनएक्टिव कंपनीज आर एक्सक्लूडेड, सही बात है, एंड हैज नॉट एक्सीडेड द ओवर ऑल कैप, बट ठीक है, बट हिज टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप इन ऑल पब्लिक लिमिटेड लिस्टेड कंपनी एक्सीड द लिमिट बाय सेबी। एकदम सही बात है। ये क्या था, इन एलिजिबल था, एक्सीडेड तो हुआ नहीं था, एक्सीडेड सेबी का तौर पे हो गया था, बाकी ठीक था। तो ये सही ऑप्शन है आपका, 2.4 का सी, 2.4 का सी। ठीक। अब लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 2.5, 2.5 के लिए आपको केस स्टडी के लिए पास जाने का जरूरत नहीं है, रिकॉर्ड होगा। तो अब इसमें एंट्री फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का पूछ रहा है कि क्या क्या प्रोसीड्योर्स आप करेंगे। आपको पता है कि आप जब एंट्री फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करते हैं तो इन डेप्थ चेकिंग नहीं करते, एविडेंस वगैरह उतना नहीं लेते हैं, खाली आप अंडरस्टैंडिंग लेते हैं एंटिटी का और उसका इन्वायरमेंट का, और रिटर्न रिप्रेजेंटेशन वगैरह ले लेते हैं। तो देखिए क्या है ऑप्शन, ऑब्टेन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट, एंड एकदम सही, ये तो करेंगे। Corroborating the information obtained concerning significant accounting matters relating to entering financial reporting। नहीं, कोलैबोरेटिंग मतलब क्या होता है, हम लोग एविडेंस ऑब्टेन कर रहे हैं, कुछ एविडेंस वगैरह हम लोग नहीं लेते हैं यहाँ पर, तो ये गलत हो गया। और फिर आके ऑब्टेनिंग रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, ये तो सही है, ये तो हम आपको बोल दिए। और इन डेप्थ असेसमेंट नहीं, हम लोग कुछ इन डेप्थ वगैरह नहीं करते। तो क्या ऑप्शन हो गया, 1 and 3, 2.5 का 1 and 3 बी, 2.5 का बी, 1 and 3। चलिए, खत्म हो गया ये केस स्टडी। हम लोग मिलेंगे अगला कोई नया केस स्टडी के साथ। ओके, पहले जाने के पहले एक वही हम आपको बताना चाहते थे कि आप साइड में लिख लिया करिए और डिस्क्रिप्टिव से चालू करा करिए। देखिए यहाँ पर जैसे कि डिस्क्रिप्टिव इजी था लगभग, उतना भी हार्ड नहीं था, 15 में से 10 तो ले आएगा। ऑडिट इजी था, ऑडिट में तो कुछ हार्ड नहीं था। ये जैन 26 का आरटीपी है, ये आपको मेन आइडेंटिफाई करना होगा कि ये जैन 26 का आरटीपी है। ये वाला जो क्वेश्चन था, ये वाला एग्जैक्ट टीवाई के का था, मतलब आपको टीवाई के वगैरह ये सब सॉल्व करना होगा, तभी आप ये सब कर पाएंगे। टीवाई के सॉल्व नहीं तो मतलब ये रखना होगा, इसलिए मैंने आपको बोला था इंडेक्स का साइड में लिख लीजिएगा कि ये टीवाई के का यहाँ पर है, वहां पर है, कि आपको रेफर करने में आसानी हो। ठीक है, तो यही टिप्स एंड ट्रिक्स है। धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।